नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 6 बजे से, और 9 बजे तक का पहला रुझान जो वोट प्रतिशत का है वह भी आ चुका है। लेकिन बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही दूसरे चरण में लग रहा है कि खेल पलट रहा है और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में कहीं कहीं झड़प भी होता हुआ नजर आए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरा चरण का मतदान जिन हालातों में हो रहा है और जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी तकनीकी इस्तेमाल किया है, इसमें जिस तरह से प्रशासन हो या चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, जो यह दिख रहा है कि वह निष्पक्ष नहीं है। आम जनता के भी आरोप और विपक्षियों का भी आरोप, खास करके जब टीएमसी और बीजेपी में आमना सामना है। इस बीच 142 सीटों पर जो मतदान हो रहा है दूसरे चरण का, उसमें 2021 के अंदर टीएमसी 123 सीट लेकर के आई थी। 142 में 123 लेकर के आई थी, और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लाई थी, अदर्स 1 सीट। अब पहले चरण का मतदान 152 सीटों पर जो 93.12% वोट प्रतिशत गया, और दूसरे चरण का 9 बजे तक का आया। मैं पहले चरण में और दूसरे चरण में कंपेयर करके अगर आप दर्शकों को बताऊं कि इस वक्त पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 18.76%, 18.76% वोट प्रतिशत था, और दूसरे चरण में 18.39%, 18.39% वोट प्रतिशत, यानी कि 0.03% का डिफरेंस। इसका वजह है कि पहले चरण में मौसम सही था और दूसरे चरण में आज सुबह से बारिश हो रही है। अगर बारिश होने के बावजूद 18.39% का वोट प्रतिशत आया है सुबह 9 बजे तक, तो यानी कि पहले चरण के मतदान से अधिक वोट प्रतिशत आने की उम्मीद है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि 93.12% पहले चरण में जो था, इस चरण में वह 95 को क्रॉस करता। अगर ऐसा है तो फिर समझिए कि यह बहुत बड़ा एक वेव और ऐतिहासिक, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल का होने जा रहा है। अब आज 2-3 तरह की चर्चाएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को, और इस बीच जो घटनाएं घटेंगी वह भी आप दर्शकों को मैं बताते जाऊंगा। अब चर्चा इस दूसरे चरण के मतदान में आईएएस अफसर अजय पाल शर्मा का, जो अपने आप को सिंघम बनने का दिखा रहे हैं, जनता ने ही उन्हें घेर दिया और बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं अजय पाल शर्मा जो प्रयागराज के है, प्रयागराज में उनकी ड्यूटी है, उन्हें ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है पश्चिम बंगाल में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो चिंता का विषय है कि अगर प्रशासन का ऑब्जर्वर, पुलिस हेड का ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गुप्त बैठक कर रहा हो वोटिंग से एक दिन पहले, तो सवाल तो उठता है। और अजय पाल शर्मा टीएमसी के दफ्तर पर जाकर के धमकाए कि गुंडों को घर में ही रखना वरना अच्छा नहीं होगा, ओवर एक्टिंग जो करने की कोशिश की, यह दांव उल्टा पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर।
अब इसे हम 2-3 तरीकों से हम लोगों को बहुत समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस देश के लिए क्यों खास हो गया है। बंगाल चुनाव में जो खेल चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो गई तो पश्चिम बंगाल एक वह कहानी लिख सकता है जो पश्चिम बंगाल जिस चीज के लिए जाना जाता है, भाईचारा के लिए। और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भी आबादी है, मथुआ समाज भी है, बंगाली भी हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर वह भी हैं जो यूपी, बिहार और कुछ और हिंदी भाषी जगहों के जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड के जो गरीब तबके के हैं, जो खाने के मोहताज रहते हैं, जो प्रवासी कहा जाता है, जो टेक्निकल काम नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वह भी जा करके रेडी पटरी, वह जा करके वह खुलेआम कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पहली चीज जो जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह बड़ी पश्चिम बंगाल और असम, यह दो हिस्सा ऐसा है कि यहाँ पर बेरोजगार जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, इनके लिए यहाँ पर बहुत शांति और रिक्शा ठेला चला करके एक मिडिल क्लास के इतना पैसा कमाने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। तो पश्चिम बंगाल और असम एक स्रोत का रास्ता, और वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एक साथ रहने वाला, तो पश्चिम बंगाल इसके लिए भी बहुत खास है। और अगर कहा जा रहा है, मैं अपना ओपिनियन न देकर के, मैं वहाँ के लोगों का ओपिनियन, और जैसा कि मैं स्वयं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो असम और बंगाल को मैंने बहुत परखा है, बहुत काफी साल अपने जीवन का मैंने असम और बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब जगहों को मैंने अपने जीवन का बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है मैंने वहां पर, और ग्रेजुएशन भी वही आसाम से ही है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से आप दर्शकों को उसको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि जो परिस्थितियां हैं एक स्रोत का है, उसके लिए भी जाना जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो क्या होगा? आसाम में आने के बाद जिस तरह से रोजगार लोगों के चले गए, उन लोगों के साथ भी अत्याचार होने लगे, वह लोग फिर अपने अपने घर को रास्ता अपनाने लगे, और बंगाल में भी आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक अभी तक कर रहा, वो सपना दिखाने का और रोजगार छीन लेने का, तो बुलडोजर इनका पश्चिम बंगाल में भी ऐलान हो गया कि हमारी सरकार आई तो फिर बुलडोजर आएगा, वह जो कहा। तो रेहड़ी पटरी पर जो बिना पढ़े हुए लोग जो अपना रोजगार चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, या माल ढुलाई कर रहे हैं, इनके लिए बहुत संकटें आने वाली है। तो यह लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहते हैं, तो वोटर्स भी हैं वहां पर। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कतई नहीं देंगे, क्योंकि वह देख रहे हैं कि बिहार का क्या हाल है, वह देख रहे हैं कि यूपी का क्या हाल है, वह देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा आने के बाद क्या हो रही है, वह देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां पर भाजपा का शासन है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा खड़ा हो रहा है, अब दूसरी चीज यहाँ पर कि अब दर्शकों को यह चीजें वोट डालने के वक्त इसका रिएक्शन होता है, और जो रिएक्शन चल रहा है, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं और आ रहा है, उसके हिसाब से आप दर्शकों को मैं यह चीजें सारी बता रहा हूं। अब ऐसे में आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह बता दूं कि अगर सुबह 9 बजे तक पहले चरण में 18.76% वोट परसेंटेज था, और बारिश होने के बावजूद 18.39% वोट परसेंटेज दूसरे चरण में है, तो इसका मतलब पहले चरण के मतदान से ज्यादा मतदान इस बार होने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं हम कुछ उस पर कि
टीएमसी ने 2021 में कितना परसेंट वोट प्रतिशत ला करके की थी, या भाजपा कितना? तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार दोनों चरण के मतदान को मिला करके 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें लेकर के आई थी और 38% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का था। लेफ्ट का 10% था वोट प्रतिशत, लेकिन इस पिछली बार टीएमसी 48.5% वोट प्रतिशत लाई थी और 216 सीटें आई थी। 216 सीटें टीएमसी की, ममता बनर्जी की आई थी। अब ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में वोट प्रतिशत का जो अंतर था वह था 10.5%। 10.5% का वोट प्रतिशत का अंतर था। अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से, और चुनाव आयोग और प्रशासन जो कर रहा है, प्रशासन तो कर ही रहा है, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने यह जो एसआईआर का खेल चला। अब देखिए, मैंने आप दर्शकों को बताया, बड़े ध्यान से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में वोट प्रतिशत का डिफरेंस कितना था? 10.5%। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 0.5% से हार और जीत हो जाती है, सरकार बन जाती है और सरकार गिर जाती है। तो 10.5% बहुत बड़ा अंतर था। तो अब इसमें क्या हुआ, अब दर्शक ध्यान से इसे गौर कीजिएगा, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार इसे समझने के जरूर प्रयास कीजिएगा देख करके। अब एसआईआर के तहत तकरीबन 60 लाख के आसपास वोट कटे हैं। कितना? 60 लाख वोट कटे हैं। 60 लाख वोट कटे और पहले चरण में 27 लाख जिनका पेंडिंग है वोट, जिनको न तो काट दिया गया है और न तो जोड़ दिया गया है, नोटिस पर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, उन 27 लाख में मात्र 127 या 200 लोगों को वोट डालने का परमिशन मिला। बाकी को बोला कि इस बार आप वोट नहीं डाल सकते, आपका वेरीफाई अभी नहीं हुआ है। और दूसरे चरण में 34 लाख। तो 10%, 10.5% जो वोट प्रतिशत था, 10.5% से अधिक वोट, तकरीबन 15 से 16% वोट काट दिए गए एसआईआर के तहत। क्या किए? काट दिए गए। टोटल 94 लाख वोट काट दिए गए। यानी कि जो हार और जीत का मार्जिन था ममता बनर्जी का, उस मार्जिन को खत्म कर दिया गया। मार्जिन को खत्म कर दिया गया तो अब टक्कर में आ गए, क्योंकि वह ममता बनर्जी के वोट कटे तो टक्कर में आ गए। लेकिन टक्कर में आने के बाद ममता इसमें कैसे आगे निकल रही है, यह इन बातों को ध्यान देना जरूरी है कि ममता इसलिए इनमें आगे निकल रही है कि पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में जिनके नाम कटे या जिनको वोट डालने से वंचित कर देगी या जिसका न्यायपालिका में सुनवाई चल रहा है, जैसे बेटे का कट गया है, तो हो ऐसा रहा है कि यह सरकार जिसका कट रहा है उसके सारी चीजें बंद हो रही हैं। राशन कार्ड खत्म हो जा रहा है, आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट खत्म हो जाएगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अलग अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। यह खौफ भी है और डर भी है, और कुछ जगहों पर हो भी रहा है। जैसे कहा गया कि बिहार के अंदर 65 लाख नाम कटे तो 40 लाख राशन कार्ड बंद हो गए। यह बात निकल करके आई चर्चाओं में। तो यह बात निकल करके आई तो यह चीजें हर जगह होंगी। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा था, एसआईआर जब शुरू हो रहा था यूपी में, तो कहा कि जिसके नाम कटेंगे इसका मतलब वह नागरिक नहीं है, उसे डिटेंशन सेंटर में डालूंगा। 3 करोड़ नाम कट गए, उसमें 85% भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स निकले। ऐसा योगी आदित्यनाथ के बयान को मैं जिक्र करके मैं बोल देता हूं आप दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ ने कहा 3 करोड़ में 85% वोट प्रतिशत जो है वह भाजपा का ही कट गया। तो फिर एसआईआर का डेट बढ़ाया गया। लेकिन अगर विपक्ष आरोप लगाता कि हमारे वोट कट गए,
तब उसका डेट नहीं बढ़ता, लेकिन चूंकि भाजपा ने ही लगा दिया तो हर पोलिंग बूथ पर लोगों के नाम बढ़ाए गए। अब ऐसे में तभी भी 2 करोड़ से ऊपर है, तो डिटेंशन सेंटर तो नहीं बना यूपी में, लेकिन आसाम में डिटेंशन सेंटर बना था CANRC। और अमित शाह ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में हम CANRC कराएंगे, तो लोगों को असम की याद आ गई। किसकी? असम की याद आ गई, जो लोगों को डिटेंशन सेंटर में 19 लाख लोगों को तकरीबन डाल दिया गया। अब ऐसे में जिसका नाम कटा, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, जिसका नाम कटा उसके परिवार के लोग अगर वह भाजपा को ही वोट देना चाहते थे तो वह भाजपा से अलग हो गए, और डिटेंशन सेंटर में जाने का और बुलडोजर चलने का और रोजगार समाप्त हो जाने का, जो भी रोजगार है समाप्त हो जाने का एक भय ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर टीएमसी को पहुंचा दिया। जितना काटे उतना भाजपा के वोटर्स टीएमसी के साथ आकर के खड़ा हो गए, यानी कि टीएमसी अपने स्थान पर निर्धारित है और भारतीय जनता पार्टी फिर उतना नीचे खिसक गई। अब इससे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर, जैसा कि मैंने वोट प्रतिशत का जिक्र आप दर्शकों से किया कि पहले चरण के वोट प्रतिशत 93.12% और शाम 5 बजे तक 89.93% वोट पड़े थे, शाम 5 बजे तक, लेकिन 93.12% दूसरे दिन हो गया। अब ऐसे में आज दूसरे चरण के मतदान में सुबह 9 बजे तक अगर सेम परिस्थितियां हैं तो इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई पहले चरण और दूसरे चरण में वोट प्रतिशत सिमिलर है, तो यह वोट वाकई क्या पश्चिम बंगाल की जनता डाल रही है, या फिर चुनाव आयोग सुबह 9 बजे से ही वोट प्रतिशत का अलॉटमेंट जो कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस करके कर रहा है कि ताकि बाद में वोट प्रतिशत का झंझट ना रहे। यही पे सारा खेल है, सारा खेल यही पे है, क्योंकि मोदी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल जीतना चाहते हैं और इन्हें वोट मिल नहीं रहा है। सीआरपीएफ लगा के, अजय पाल शर्मा जैसे पुलिस अफसर लगा करके, उसे ऑब्जर्वर बना के, चुनाव आयोग की सारी सिंपैथियां लेकर के, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो चुनाव के बाद जब 5 बजे के बाद जो आता है और 7 बजे जो रिलीज करता है वोट प्रतिशत चुनाव आयोग, उसके बाद जो 8 साढ़े 8% वोट प्रतिशत बढ़ाता है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि यह वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया। तो चुनाव आयोग ने पहले से ही रणनीति बना ली कि शुरू से ही हम वोट प्रतिशत में 8% प्लस करके जाएंगे, 8.5% प्लस करके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाद में उसको मैनेज कर लेंगे ईवीएम ईवीएम को। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी वो है, लेकिन यह भावना चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है। अब चुनाव आयोग ने अगर ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है, तो चुनाव आयोग इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल नहीं रहे हैं और इसे वोट चाहिए। अब दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण कि अमित शाह की धमकी जो दिए थे पश्चिम बंगाल में कि उल्टा लटका दूंगा और चुनाव के बाद भी सीआरपीएफ रहेगी, और पुलिस वालों को जो गालियां दिए थे, चलो हटो यहां से पश्चिम बंगाल, वह धमकी काम नहीं आ रही है। वोट प्रतिशत इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव में खेल मोदी के साथ हो गया, क्योंकि मोदी ने झालमुड़ी नाव में घूमने का, नमामि गंगे प्रोग्राम में लोग चलाते हैं, हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे में लग गया, लेकिन मां गंगे साफ नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो साफ सुथरी। तो महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी के सांसद ने कहा कि अच्छा है कि मोदी जी इतने हजारों करोड़
खर्च कर रहे हैं। बंगाल में तो नहीं दिए, पैसे कहाँ गए नहीं पता, लेकिन गंगा नहीं साफ करने के लिए पैसे दिए, नहीं साफ हुई, लेकिन यहाँ तो साफ है बिना दिए हुए। तो मन साफ होगा तो बाकी सब कुछ साफ है। यानी कि एक तंज मोदी के ऊपर कसा गया, जो मोदी को तंज आजकल हर कोई कसता है, मिमिक्री हर कोई करता है। लेकिन हम इन बातों से हट के फिर अपने मूल मुद्दों पर आए कि क्या हम यह मांग ले कि बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही दूसरे चरण में पूरा खेल पलट गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2021 में शून्य पर थी, एक भी सीटें नहीं आई थी। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने जा रही है और अच्छे से खोलने जा रही है। इसमें कांग्रेस के साथ दो चीजें हैं। जो टीएमसी से नाराज हैं, नहीं वोट देना चाहते हैं और भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वह कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा, लेफ्ट के लोग मजबूत हैं, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं सकते और कांग्रेस मजबूत है, तो वह अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी 8 से 10-11 सीटें यानी कि दहाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब वो तो शाम 7 बजे के बाद पता चल जाएगा कि वोट प्रतिशत क्या है, वह सारी चीजें हैं और कितनी किसको सीटें आ रही हैं, एग्जिट पोल में सब पता चल जाएगा। लेकिन यह चीजें हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई और कांग्रेस अपना स्थान बना रही है, जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस अलग ही फार्मूले पर काम करती हुई नजर आएगी। तो अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का दूसरा चरण एक अलग कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है। अब 11 बजे तक का वोट प्रतिशत, 1 बजे का वोट प्रतिशत, 3 बजे का वोट प्रतिशत, 5 बजे का वोट प्रतिशत और 6 बजे का वोट प्रतिशत इस बात का तफ्तीश कर देगा कि कौन पश्चिम बंगाल हार रहा है और कौन पश्चिम बंगाल जीत रहा है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।